Hello students, welcome to my channel. We are solving CBSE sample paper of maths for class 12th और सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इस लेक्चर में हम करेंगे बेटा सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस. दिस सेक्शन कंप्राइज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एसे ऑफ 3 मार्क्स ईच. 3 नंबर की हमारी क्वेश्चन है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 26. फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26. सपोज आई नाम दे दूं बेटा मैं, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट. अब ये अंडर रूट में है और हमें इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं. इन क्वेश्चन में हमें स्क्वेयर कंप्लीट करना होता है. उसके लिए आपको पहले यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, लेकिन वो माइनस अंडर रूट से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंडर रूट से बाहर आ गया तो इमेजिनरी, क्योंकि माइनस का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा होता है, तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा. तो जो भी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो अंडर रूट के अंदर ही करेंगे. स्क्वायर रूट का साइन लगाया और माइनस कॉमन ले दिया, तो ये सारा जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2x भी पॉजिटिव हो जाएगा और 3 हमारा माइनस का. ये टर्म हमारी बन जाती है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3. अब 10th क्लास से हम कंप्लीटिंग द स्क्वेयर सीखते आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ स्क्वेयर को कंप्लीट कर देंगे. कैसे करेंगे देखो भाई ज़रा. माइनस हम क्या करते थे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी है, तो x के कोफिशिएंट 2 का हाफ 1 का स्क्वेयर इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर. ये पूरा अंडर रूट के अंदर चल रहा है. आगे बढ़ूँ मैं, चलिए देखिए ज़रा. dx बाय अंडर रूट ऑफ माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x. अब क्या करना कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको तो आगे ले आना और जो नेगेटिव वाला पार्ट है -3 -1 इसको पीछे ले जाना. ठीक है. अब इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखो. ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1. बहुत सिंपल सा मैथ्स है ये हमारा 10th क्लास का. एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये x प्लस 1 का होल स्क्वेयर हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. तो हम इसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू dx बाय, ध्यान देना भाई, अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, माइनस और माइनस के अंदर जो ये वाली टर्म है ये हो जाती है x प्लस 1 का होल स्क्वेयर एंड 4 को वी कैन राइट -2 स्क्वेयर. अब इस माइनस को फिर से अंदर ले जाओ, इस माइनस को फिर से अंदर ले जाओ. अंडर रूट के बाहर नहीं लाए हम, इसे अंदर ले गए तो 2 का स्क्वायर आगे आ जाएगा और x प्लस 1 का स्क्वायर पीछे चला जाएगा. अब ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई है. फिर भी अगर कुछ बच्चों को समझ ना आए तो वो क्या कर देना, x प्लस 1 को z पुट कर देना, तो आपकी डिफ्रेंशिएशन से जो dx है वो dz बन जाएगा और ये रिज़ल्ट आपका क्या बन जाएगा, dx बाय 2 होल्स, dx नहीं dz बाय 2 स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर. अब आइडेंटिटी याद कर लो. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होता था, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट हमारा बन जाता है साइन इनवर्स z बाय 2 प्लस c. और अब z को क्योंकि हमने सपोज किया था तो आप z को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, z क्या है, x प्लस 1 है, तो भाई ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय 2 प्लस c और ये हमारी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा. वैसे ये सारा काम हमारा एक्स्ट्रा है. आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस आंसर वाले स्टेप पर भी आ सकते हो. अगर लेक्चर आपको मेरा पसंद आता है, समझ आता है, तो भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर देना. आगे चलते हैं. अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 और में है, इसमें चॉइस में है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी से हैं हमारे, और इसकी स्टेटमेंट को ज़रा अच्छे से समझने की हमें ज़रूरत है.
ये कहता है 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफ़ी, 3 मित्र कॉफ़ी पीने जाते हैं। दे डिसाइड हु विल पे द बिल बाय टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करके वो डिसाइड करते हैं कि बिल कौन भरेगा। एंड देन लेटिंग द ओड पर्सन पे, ये कहता है कि हम सिक्का उछालेंगे और जो ओड पर्सन आएगा वो बिल पे करेगा। अब यहाँ ओड पर्सन से क्या मतलब है? ओड आउट का क्वेश्चन आपने काफ़ी बार किया होगा कि जो सबसे अलग है वो ओड हो जाता है। तो यहाँ ओड पर्सन का क्या मतलब है? देयर इज नो ओड पर्सन इफ़ ऑल 3 टॉसेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। बात को समझ लो भाई, यहाँ पर तीनों क्वाइन पर सेम रिजल्ट आए, यानी हेड आए, या तीनों क्वाइन पर टेल आए। पहले पर भी हेड आया, दूसरे का भी, पहले ने क्वाइन टॉस किया हेड आया, दूसरे ने किया नहीं हेड आया, दूसरे ने टॉस किया हेड आया, तीसरे ने टॉस किया हेड आया, या तीनों का टेल आया। तो कोई भी पर्सन ओड है ही नहीं, कोई भी ओड पर्सन है ही नहीं। जब कोई ओड पर्सन है ही नहीं तो बिल कौन पे करेगा भाई? ये भी सोचने की बात है। इफ़ देयर इज नो ओड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड then they make a second round of tosses and they will continue to do so until there is an odd person। जब तक एक ओड पर्सन नहीं आ जाता, भाई मान लो 2 के पास हेड है, तीसरे पे टेल है, तो ये बिल पे करेगा। 2 के पास टेल है, तीसरे के पास हेड है, तो ये बिल पे करेगा। समझ रहे हो भाई? जो जिन दोनों का एक जैसा है वो तो बच गए, और जिसका अलग आया वो बेचारा फंस गया। What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? बेस थ्योरम है, ये क्लियर हो चुका है कि बिल ओड पर्सन ने ही भरना है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 से ज़्यादा राउंड नहीं चलेंगे, यानी तीसरे राउंड में ओड पर्सन आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल ले लेते हैं कि व्हेन a single coin is tossed, तो हम सबको पता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है। अब हमारे पास केवल 2 इवेंट्स अक्कर होंगे। क्या होंगे कि या तो हमें सिंगल राउंड में ओड पर्सन मिल जाएगा या सिंगल राउंड में ओड पर्सन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग एन ओड पर्सन इन सिंगल राउंड। भाई पहली बार में जो राउंड हुआ उसमें हमें कोई ओड पर्सन नहीं मिला, यानी कि ओड पर्सन नहीं मिला का मतलब उसने क्लियर कट कर दिया है कि तीनों टॉसेज पर सेम रिजल्ट आ रहा है। सेम रिजल्ट आने का मतलब या तो भैया तीनों पे हेड आ रहा है या फिर तीनों पे टेल आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब आप निकाल दो। और का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल है, एच 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 की प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, लेकिन आप अब सिंगल राउंड से लेके चल रहे हो तो इसको कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, इट विल बी 1/8 प्लस 1/8 दैट इज़ 2/8, और ये हो गया 1/4। 1 मिनट भाई, इसको रेंज में ले लेते हैं कैमरा की। ये देखिए क्लियर है यहाँ तक कि भैया पहले राउंड में हमें कोई भी ओड पर्सन नहीं मिला, तो वो प्रोबेबिलिटी है 1/4। और पहले राउंड में अगर ओड पर्सन मिल जाता है, ऑब्टेनिंग एन ओड पर्सन इन सिंगल राउंड, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों ये फंक्शन ये इवेंट है तो ये इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो 1 में से 1/4 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/4। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको यहाँ तक कि भाई पहले राउंड में ओड पर्सन मिला 3/4, पहले राउंड में ओड पर्सन नहीं मिला 1/4। ये कंपैरेटिवली इजी था, इसलिए हमने ओड पर्सन ना मिलने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाली, उसको 1 में से माइनस किया और उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 निकाली।
अब ये देख लीजिए कि ओड पर्सन मिलना हमारे लिए सक्सेस है। लेट एस बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन odd person and F be the event of not getting an odd person in single round। क्लियर है? आगे चलूँ मैं। अब ये कहता है, यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई बेज का नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है ये अपना। अब ये कहता है कि हमें ओड पर्सन तो मिल गया, लेकिन एग्जैक्ट 3 राउंड खेले जाएंगे। तीसरे राउंड तक तो वो जब ही पहुँचेंगे ना जब पहले राउंड में भी कोई ओड पर्सन नहीं मिला, दूसरे में भी नहीं मिला और तीसरे में मिल गया। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, वो क्या कहती है कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 राउंड्स आर मेड, कि 3 राउंड बनाए गए, 3 राउंड खेले गए। 3 राउंड खेलने का मतलब है, वैसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा कि पहले राउंड में हमें ओड पर्सन नहीं मिला, दूसरे राउंड में हमें ओड पर्सन नहीं मिला, इनटू तीसरे राउंड में ओड पर्सन मिला। लेकिन मैंने उनको पहले ही नाम दे दिया है कि पहले राउंड में ओड पर्सन मिलता है तो एस है, पहले राउंड में ओड पर्सन नहीं मिलता है तो एफ है। तो 3 राउंड तब होंगे जब पहले राउंड में हम फेल हो गए, दूसरे राउंड में हम फेल हो गए और तीसरे में हमें सक्सेस मिलती है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एफ का मतलब है पहले राउंड में कोई ओड पर्सन नहीं मिला, पहले राउंड में कोई ओड पर्सन नहीं मिला तो 1/4। दूसरे राउंड में भी ये ऊपर है, दूसरे राउंड में भी कोई ओड पर्सन नहीं मिला तो भैया फिर 1/4, और तीसरे राउंड में ओड पर्सन मिल गया तो 3/4। तो ये आ जाएगा 3/64। तो ये हमारा केवल 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम जितना मिनिमम करेंगे उतना बेटर रहेगा। नहीं तो यहाँ आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी लिख सकते थे यहाँ पर कि भाई नो ओड पर्सन इन फर्स्ट राउंड, नो ओड पर्सन इन सेकंड राउंड एंड ओड पर्सन इन थर्ड राउंड। तो इसके और वाले पार्ट पर चलते हैं। अब हम और वाले पार्ट में क्या है, फाइंड द मीन। मीन मीन्स एवरेज निकालनी है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देख लीजिएगा यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 आइटम्स। एक अर्न में 6 आइटम है जिसमें 2 डिफेक्टिव हैं तो 4 नॉन डिफेक्टिव हो गए। उसमें से 2 आइटम आप ड्रॉ कर रहे हो, 2 आइटम के सैंपल में कितने डिफेक्टिव आइटम होंगे उनका मीन निकालना है। कहानी समझ आई? एक अर्न है, एक थैला है, एक बैग है, उसके अंदर 6 आइटम हैं, 2 डिफेक्टिव हैं, 4 नॉन डिफेक्टिव हैं। उसमें हाथ देकर आपने 2 आइटम बाहर निकाले हैं और उनमें से कितने डिफेक्टिव होंगे, पहले उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और फिर हम उनका मीन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 27। सबसे पहले तो आप लिखो टोटल आइटम्स 6, डिफेक्टिव आइटम्स 2 और भैया नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कितने हो जाएंगे, 4। चले आगे। लेट डी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ defective item and n denote the event of getting a non defective item। ठीक है। अब भाई टोटल आइटम कितने बाहर निकाले, हमने 2 आइटम्स निकाले हैं। ठीक है, बिकॉज 2 आइटम्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। भाई जो 2 आइटम हमने निकाले हैं उनमें डिफेक्टिव कितने हैं उनके नंबर को हमने x ले लिया। अब दो आइटम आप बाहर निकाल रहे तो क्या होगा, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा या एक होगा या दोनों डिफेक्टिव होंगे। सिंपल सी बात है। अब आप इनकी क्या कर दो, प्रोबेबिलिटीज़ बना दो। x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है 2 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, यानी कि पहला भी नॉन डिफेक्टिव है और दूसरा भी। लेकिन इनको कर दो n1 n2,
क्योंकि रिप्लेस नहीं किया जा रहा, तो ये हो जाएगा n1 की प्रोबेबिलिटी और n2 की प्रोबेबिलिटी जब n1 हो चुका है। अब ध्यान कर लेना 6 में से 2 डिफेक्टिव हैं भाई, 6 में से 2 डिफेक्टिव हैं, तो यहाँ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। नॉन डिफेक्टिव 4 हैं भाई। नॉन डिफेक्टिव हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो ये हमारी हो जाएगी 4/6। अब क्योंकि रिप्लेस नहीं किया तो कुल आइटम रह गए 5, नॉन डिफेक्टिव रह गए 3, तो ये रह गया हमारा। हम इसको कट नहीं करते हैं, इससे हमें आसानी हो जाएगी। 4 3 जा 12/6, 5 जा 30। क्लियर है, बात समझ आ रही है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ती हूँ अब मैं। प्रोबेबिलिटी x = 1 का मतलब है 1 डिफेक्टिव आइटम। अब इसको ज़रा अच्छे से लिखो, एक डिफेक्टिव है तो दूसरा नॉन डिफेक्टिव होगा, या पहला नॉन डिफेक्टिव होगा दूसरा डिफेक्टिव होगा। और का मतलब है एडिशन करना, यूनियन करना। यूनियन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा खोल लो अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव और n की प्रोबेबिलिटी जब डिफेक्टिव आ चुका है, नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जब n आ चुका है, ये हम यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से करना। डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, 2/6। अब ध्यान देंगे कि नॉन डिफेक्टिव तो 4 है, लेकिन टोटल आइटम 5 रह गए हैं। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 4/6। डिफेक्टिव कितने हैं, 2, लेकिन आउट ऑफ 5। चलें आगे, ये हो जाएगा भाई 8/30 प्लस 8/30, ये आ जाएगा बेटा 16/30। अगर कट करने के बाद तीनों में सेम एलसीएम आएगा तो हम लास्ट में कट कर देंगे। और अब हमने निकालनी है x = 2 की प्रोबेबिलिटी। x हमने लिया है नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव आइटम्स, और जब हम x को 2 लिख रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं 2 डिफेक्टिव आइटम्स की, यानी D1 D2 ले लो। तो D1 की प्रोबेबिलिटी और D2 की प्रोबेबिलिटी जब D1 हो चुका है, भाई डिफेक्टिव आइटम तो 2 ही हैं, तो 2/6 और 1 बच गया तो 1/5, ये आ गया 2/30। कट कर दो, यहाँ पर कट कर दो 1/15। 2 8 जा, इसको कर दीजिए 8/15, और 2 6 जा, इसको कर दीजिए 6/15। अब आप इसकी बना लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, वैसे तो मुझबानी है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हो गया हमारा x, और ये हो गई x की प्रोबेबिलिटी 0 1 2, और ये हो गया बेटा 6/15, 8/15 और 1/15, जिसे हम इन शॉर्ट xi कहते हैं, और इसको हम pi। अब हमने इसका निकालना है मीन, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। 0 1 2 6/15, 8/15, 1/15। अब आप बना लीजिए PI/XI। 0 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसका ले लो सिग्मा। तो कितना होगा, 8 + 2 10/15। ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो मीन हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा PI/XI, यानी कि 10/15, दैट इज़ 2/3। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमारी 2 चॉइस है, इंटरनल चॉइस हैं। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल बेटा जी, इवेल्युएट π/6 to π/3 dx/1 + रूट टेंजेंट x। देखिए ज़रा, π/6 to π/3 dx/1 + अंडर रूट टेंजेंट x dx। क्योंकि भाई डेफिनेट इंटीग्रल है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर प्रॉपर्टी तो लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले टेंजेंट x को आप लिख लीजिए sin x/cos x। तो ये हो जाएगा π/6 to π/3। ये देखो sin/cos बनेगा, ध्यान से समझना। 1 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ sin x अंडर रूट ऑफ cos x, dx नहीं आएगा। इसको ऊपर ले जाना, इसको यहाँ एलसीएम में ले जाओ, एलसीएम की वजह से यहाँ चला जाएगा, और ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा। π/6 to π/3 अंडर रूट ऑफ cos x, और भैया ये यहाँ चला जाएगा रूट cos x प्लस रूट sin x dx। ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ अपनी एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, A to B
एफ एक्स डी एक्स हमारा होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, दोनों लिमिट्स को जोड़ के उसमें से एक्स माइनस कर दो। तो ये रिजल्ट अब हम यहाँ लगाएंगे। तो ये 30 और 60 हैं, तो इन दोनों का सम 90 माइनस एक्स कर देंगे। तो यहाँ लिख दो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो जो ये हमारा आई है ये देखो क्या बन जाएगा, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। ध्यान देना भाई, कोस ऑफ दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स का अंडर रूट, कोस ऑफ दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स, अलग अलग अंडर रूट आएगा भाई, ये ऐसे dx। क्लियर है, ये बीच में कुछ नहीं है। अब बिल्कुल सिंपल है, मैं एक ही लाइन में करूँगी। 60 प्लस 30 90 होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन हो जाता है। तो एक लाइन समझ लीजिए मैंने बीच में से स्किप कर दी, क्योंकि 3 नंबर का है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स का अंडर रूट, कोस 90 माइनस थीटा भी होता है साइन एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस एक्स। ये थी इक्वेशन नंबर 1 हमारी जो यहाँ आई थी। और जहाँ ये आई है ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल की थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस की है, दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है डिनोमिनेटर में। इन दोनों को अब हम यहाँ ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करोगे एलसीएम देख लो, दोनों का सेम है। इसमें ऊपर रूट कोस एक्स आ जाएगा, इसमें ऊपर रूट साइन एक्स आ जाएगा। लेफ़्ट में आई प्लस आई जुड़ेगा, तो लेफ़्ट में तो आ जाएगा 2i पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। डिनोमिनेटर में भी यही आने वाला है, और भाई न्यूमरेटर में भी यही आने वाला है, और दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे और केवल 1 रह जाएगा। और 2i इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x बिटवीन द लिमिट्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई ये 60 है, ये 30 है, 60 में से 30 माइनस करोगे 30 आ जाएगा। करके देख लेना। आई की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर ले आओ। ये हो जाएगा पाई बाय 6 इंटू 2 यानी कि पाई बाय 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अब हम इसके और वाले पार्ट पर चलते हैं। ये है बेटा और वाला पार्ट, जो कि फिर से डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, 0 टू 4 है भाई, और मॉडुलस है x माइनस 1 dx। सिंपल मॉड फंक्शन क्या होता है, x होता है अगर अंदर की टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है अगर लेस देन 0 हो। पहले हम मॉड ऑफ x माइनस 1 को डिस्कस करते हैं। अगर ये टर्म हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये वाली टर्म अगर हमारी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव रहेगा। इसको फर्दर और एक्सपेंड कर लो। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 1 को राइट में ले जाओ। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और अगर x लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव की वजह से 1 माइनस x बन जाएगा ये मॉडुलस। ये बात अगर समझ आ जाती है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमने लिमिट्स की प्रॉपर्टी की है, हम लिमिट को कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं। जब मैं 0 से 4 तक की बात करती हूँ तो 1 से ग्रेटर यानी इस इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, और 1 से छोटा यानी इस इंटरवल में हमारा फंक्शन नेगेटिव है। तो हम इस लिमिट को 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। 0 टू 1 मोड ऑफ x माइनस 1 dx, 1 टू 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx। चलें आगे। ये अब यहाँ से आप इस रिज़ल्ट को उठाओगे, मॉडुलस को ओपन करोगे। 0 टू 1 का मतलब x की वैल्यू 1 से लेस है, तो ये मॉडुलस हमारा 0 से 1 में खुलेगा तो 1 माइनस x बनेगा, और ये मॉडुलस 1 से 4 में खुलेगा तो x माइनस 1 बनेगा। अब बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 की हो जाएगी x की x स्क्वेयर बाई 2 बिटवीन 0 टू 1, x की इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2 माइनस x बिटवीन 1 टू 4। पुट द वैल्यू एंड सोल्व। पहले अपर लिमिट रखो 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0 प्लस यहाँ रख दो भाई 4 अपर लिमिट, 4 का स्क्वेयर 16 बाई 2 माइनस 4 एक ब्रैकेट में, 1 रखो 1 बाई 2 माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट में। 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 में से 0 माइनस करोगे
1/2 ये बन जाएगा, देखो बेटा 8 में से 4 माइनस करोगे 4 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2, 2 4 जाए 8 प्लस 1 9/2 और ये हो जाएगा 10/2 और ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमें पता है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि किस मेथड से सॉल्व करें। देर आर ओनली 3 मेथड्स इन योर मैथ्स। पहला वेरिएबल्स सेपरेबल, आप देख सकते हो कि हम x के साथ x और y के साथ डी वाई के साथ y को नहीं ला सकते। दूसरा है हमारा होमोजीनियस, होमोजीनियस में थ्रू आउट डिग्री सेम होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो ये बचता है केवल लीनियर इक्वेशन वाला हमारा मेथड, जो कि कौन सा है याद कर लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू या डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इनमें से किसी फॉर्म में अब हमें इसको बदलना पड़ेगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो भाई इसको राइट में ले जाने की कोशिश करते हैं। एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ ले आओ पहले, एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, आप ये देख लो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अकेला होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ गलत कर रहे हैं, हमें डी वाई को उधर ले जाना है। समझ गए मेरी बात को? ये मैंने जानबूझकर आपको करके दिखाया है ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। अब ये देखो डी एक्स बाई डी वाई अलग रह जाएगा और ये टर्म्स यहाँ चली जाएंगी। तो इस माइनस वाई को अब आप इधर ले आओ, ठीक है ना। कई बच्चों को तो एकदम आइडिया आ जाता है, कई बच्चों को नहीं आता, तो उसके लिए आपने ये करना है। आगे देखो अब ज़रा, ये हो गया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई, अब आप एक बार, एक फंक्शन तो एक्स का आएगा, वो तो ये बनेगा, तो ये बनेगा -1 बाय वाई एक्स और ये दोनों कैंसिल होकर माइनस माइनस प्लस का वाई बन जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमारी ये वाली इक्वेशन बनेगी, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पर राइट करने जा रही हूँ। समझ आया आपको मैंने क्या किया है यहाँ तक? अब हम देखते हैं भाई, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे? अब हम इसे डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जिसमें p है 1 बाय वाई और q है y। अब आपको तरीका याद होना चाहिए, हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता था e इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई। p की वैल्यू है 1 बाय वाई डी वाई, 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन हो जाती है log y, e से log कैंसिल होकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, प्लस में c बाद में भी आप लगा सकते हो। तो ये हो गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y, q कितना है, y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है डी वाई, जो कि हो जाएगा वाई स्क्वेयर डी वाई, जो कि हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। इनको अरेंज कर दो, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें भी फर्दर इंटरनल चॉइस इन्होंने दे रखी है, आपके बिल्कुल मज़े किए हुए हैं सीबीएसई ने। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आ जाती है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब फिर देख लो भाई, वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, लीनियर ये है नहीं, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है और यहाँ स्क्वेयर का अंडर रूट है, तो ये भी डिग्री 1 है। शॉर्ट ट्रिक में समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि अगर आप इसे जनरल फॉर्म में बदल के देखोगे तो लंबा हो जाएगा। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको होमोजीनियस चेक करके दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, बाकी आप चाहो तो इसको उधर ले जाओ, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस वाई डी एक्स, एक्स को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस वाई बाई एक्स
dx। अब आप चाहो तो ऊपर से y कॉमन ले लो। समझ में आ रही मेरी बात आपको? भाई इसमें से y का स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट से बाहर आकर हो गया y, और ये बन गया एक्स स्क्वायर, y नहीं x ले लो, x नीचे है, x ले लो कॉमन, y मत लो, x ले लो। नेक्स्ट लाइन में करते हैं हम, ये देखो इसको, देखो अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आके हो जाएगा x, यहाँ कॉमन लोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी अब हम अगर इस x को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x से डिवाइड कर देते हैं, और नीचे है आपका x, x x x कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस वाई बाय एक्स, और ये dx इधर आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा dy बाई dx। तो जो आपका dy बाई dx था वो बन जाता है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस वाई बाई एक्स, जिसे आप इन अदर टर्म्स फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स कह सकते हो। तो ये क्लियरली कैसी इक्वेशन आ जाती है? होमोजीनियस। मैं सजेस्ट करूँगी कि वैसे तो ये देखो ये आपको आगे भी करना पड़ेगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर अपना पुट कर सकते हो कि y की जगह हम क्या पुट करते हैं भाई, अब vx करते हैं, तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ये क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इस पूरे रिजल्ट को 2 ले लें, तो इस 2 का यूज हमने यहाँ पर 1 में करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाती हूँ। ये देखो भाई सारे रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं यूजिंग रिजल्ट नंबर 2। तो dy बाई डी एक्स की जगह भाई आप रखोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1। अब ये ध्यान दो, जब इस x को इधर लाओगे तो y बाई एक्स आपका क्या बन जाएगा, v, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर का अंडर रूट प्लस v से v कैंसिल हो गया, और ये अब आपका वेरिएबल्स सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। v वाली टर्म को dv के साथ लाओ, 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर का अंडर रूट, dx को उधर ले जाओ और x को इधर लाओ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा अंडर रूट है भाई यहाँ पर 1 बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर अंडर रूट डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। और अब यहाँ पर आपने अपना फॉर्मूला लगाना है इसका इंटीग्रेशन का। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ v, और ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट। और ये लॉग जब दोनों इंटीग्रेशन लॉग में हैं तो भाई आपने कांस्टेंट को भी लॉग में ही ले लेना है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और दोनों तरफ से लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x के। क्लियर है? अब हम यहाँ पर v की वैल्यू को रख लेते हैं। v की वैल्यू है y बाई एक्स, ये हो गया बेटा y बाई एक्स, और ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट इज इक्वल टू के एक्स। एक्स स्क्वेयर एलसीएम लो, ध्यान देना मेरी बात पर, अंडर रूट के अंदर है x बन जाएगा ये हमारा बाहर आकर, भाई ये हो गया y बाई एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, और नीचे x इज इक्वल टू के एक्स। दोनों तरफ से x को राइट साइड में ले जाओ, तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, एक बात का आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है, तो या तो इसको भी मॉडुलस में ले लो, वरना फिर आपको इस कांस्टेंट को यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस के में, और इसको फिर आप लास्ट में एक सी की फॉर्म में ले जा सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा, चाहिए पॉजिटिव आए चाहिए नेगेटिव आए, हम इसको सी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वेयर, जो कि हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर वैल्यू दी गई होती कोई एक्स और वाई की, तो हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, एलपीपी है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज। मैं साथ साथ यहाँ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन 400x प्लस 300y, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हैं ये हमारे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स को लिख लेते हैं। ये कहता है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200, x इज लेस देन इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं अब इसको आपको थोड़ा सा डायरेक्ट ही बताऊंगी। पहले हम इसको 1 को ले लेते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप लिख लीजिएगा। हम सबसे पहले इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में बदलेंगे, और जब आप इसकी टेबल बनाओगे तो x 0 है तो y 200 है, और y 0 है तो x 200 है। तो यहाँ पर हम एक रफ़ स्केच अब मैं यहाँ लूँगी, आपका स्केल ले लूँ मैं। आपने प्रॉपर ग्राफ पेपर को यूज करते हुए तब ये डायग्राम वहाँ पर बनाना है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 200, कितने का मार्जिन मैं यहाँ दे रही हूँ, नियर अबाउट ये हो गया 2.8 के आसपास। तो यहीं कुछ मैंने ये कर दिया है 100, और लगभग इतना ही यहाँ पर हमारा हो जाता है 200। तो ये हमारा पहला ग्राफ आ जाता है। इसका भी ये ध्यान देना, इक्वालिटी का साइन है, तो ये हमारी कंप्लीट लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अब हम क्या चेक करते हैं, हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो हम इसमें 0 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 200 विच इज़ ट्रू। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसका कंप्लीट लोअर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 40, पहले तो 40 पे आ जाओ भाई, ये 50 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब इसका हाफ है तो ये 50 है, ऑब्वियस सी बात है, ये 40 है। x इज लेस देन इक्वल टू 40, x इज लेस देन, पहले तो x इज इक्वल टू 40 को पकड़ो। x इज इक्वल टू 40 जो लाइन है वो y के पैरेलल है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 40 हमारी। पहले तो यहाँ लाइंस लिख लेना, x प्लस, जितना क्लियर ग्राफ बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने हैं। ये है x इज इक्वल टू 40, लेस देन 40 के लिए हमें लेफ़्ट में आना पड़ेगा, तो हमारा सॉल्यूशन ये होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये 40 है तो 100% ये 20 है, तो वही x इज इक्वल टू 20 की लाइन को आप यहाँ ड्रॉ कर लो, ये आ गई। ये है हमारा x इज इक्वल टू 20, और 20 से बड़ा है तो हमें इधर राइट में जाना पड़ेगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर है। एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन सेकंड में तो जा ही नहीं रहा, फर्स्ट में ही रह गया। तो बिलो दिस लाइन, राइट टू दिस लाइन एंड लेफ्ट टू दिस लाइन, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ट्रेपीजियम की शेप आ जाएगी। देख लीजिए ज़रा, मैं अभी इसको यहाँ पर डार्क कर देती हूँ। 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 2 आर नॉन पैरेलल, आप देख सकते हो। इसको अगर मैं नाम दे दूँ A, B, C और D, तो दिस ट्रापीजियम इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और इनके कॉर्नर पॉइंट्स को निकालेंगे और उस पर हम Z को मैक्सिमाइज बताएंगे। तो पहले हम इनके निकाल लेते हैं भाई कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट साफ दिखाई दे रहे हैं, A है 20 0, B है 40 0, C चले जाओ 40 है, लेकिन ये पॉइंट नहीं पता क्योंकि यहाँ मेरे पास पॉइंट्स नहीं है। इसके लिए इस 40 को इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। फॉर C, 4 पॉइंट C, पुट x इज इक्वल टू 40 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। यहाँ 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 200, तो y की वैल्यू आ जाएगी 160। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा है 40, C की वैल्यू हो जाती है 40, 160, और ये लास्ट रह जाता है 20। तो जब हम यहाँ x के प्लेस पर 20 रखेंगे तो सम कितना है 200, तो 180 आ जाएगी। तो D की वैल्यू आएगी 20, 180। ये जैसे मैंने C निकाला है ऐसे ही आप D पॉइंट निकाल लेना। D पर y की वैल्यू 180 है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी टेबल बना के। कॉर्नर पॉइंट और Z चेक कर लो भाई क्या है, 400x प्लस 300y।
तो ज़्यादा आप डिटेल में ना लिखें क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। टू द पॉइंट आप जितना करके आएंगे उतना, मतलब अच्छे से आपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा यहाँ डिटेल आपने ये देनी है और फिर कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं। तो A 20 B 40 C 4160 और D है 2180। इन पर अब Z की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रही है। तो जब यहाँ रखोगे 20 को तो 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 8000 प्लस 0। क्लियर है। जब यहाँ 40 रखोगे तो 16000 प्लस 0। जब आप यहाँ C रखेंगे, देखिए ये है आपका पॉइंट, ध्यान देना, यहाँ C 40 रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 16000, तो ये हो जाएगा, एंड 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 48,000। 48 प्लस 16 हो जाएगा 64,000। एट लास्ट भाई 4 2 जा 8000, 18 3 जा 54,000, 54 प्लस 2 प्लस 8 62,000। ये है मैक्सिमम वैल्यू जो किस पर आ रही है, सी पर। तो यहाँ आप लिख दीजिए मैक्सिमम, एक मिनट हम पेपर ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 64,000 विच अक्कर या एग्जिस्ट एट, कब, जब x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 160 है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर सी। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। देखो जब इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो हम डिवाइड करते हैं। देखिए एक बार इसको इससे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से, तो एक्स पे ले जाएंगे ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस 2x प्लस 1, दिस इज़ टू दिस बाय दिस। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगी x प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। अब आप इन्हें सेपरेट कर लीजिए, यहाँ सेपरेट कर लीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx। ठीक है। अब आप इसको देखो ज़रा, ये तो हो गया I1, बिल्कुल सिंपल, एक्स स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा, और ये I2 को सॉल्व कर लो और इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। I2 क्या है हमारा, ये है 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसे हम कर सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ आप अप्लाई कर दो भाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो तो इस पूरी टर्म को 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को ले लो, a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, और अब आप ज़रा दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए एलसीएम लेकर, ये हो गया x माइनस 1 एक्स प्लस 1 a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर को ले लीजिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स माइनस 1। एक बार यहाँ x को 1 पुट कर दो, एक बार x को माइनस 1 पुट कर दो, a की और b की दोनों की वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। x को माइनस 1 पुट करो, देखो यहाँ माइनस 1 रखोगे, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2b, माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी के अंदर आपने x को 1 रख देना है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 2a और ये 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। और इसको पहले यहाँ पर रख दो, a और b की, आप इसको क्या करो, ये 1 है, ये 2 है और भाई ये हमारा 3 है, तो पुट a एंड b इन 3 में पुट करो, तो जो हमारा ये रिज़ल्ट है 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये बदल जाएगा 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 में।
अगले स्टेप में, मैं एक स्टेप अवॉइड कर रही हूँ, अगले स्टेप में दोनों साइड आपने क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन। तो ये किसकी, इस इंटीग्रेशन का नाम क्या है, I2। तो भाई ये तो हो जाएगा I2 3/2 log ऑफ x माइनस 1, 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस C1। तो बेटा ये तो वैल्यू आ गई I2 की, और I1 भी अब मैं यहीं बता देती हूँ। I1 देख लो क्या है, I1 था केवल x की इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो x की इंटीग्रेशन dx है, तो ये क्या बन जाएगा, x²/2 प्लस C2। दोनों को मर्ज करके यहाँ पर 1 में पुट करोगे तो आपकी I की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2। तो I क्या है, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू आपके सामने है, ये रही x²/2 प्लस C2, 3/2 log ऑफ x माइनस 1, 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस C1। C2 प्लस C1 को एक सिंगल कांस्टेंट C ले लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो 3 है इसे आप यहाँ ले जाओ पावर में, तो इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा। देखना हम क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, x²/2, इन दोनों में से 1/2 कॉमन लिया तो ये बन गया log ऑफ x माइनस 1 की पावर 3 और प्लस log ऑफ x प्लस 1, और दोनों कॉन्स्टेंट्स C1 प्लस C2 को इकट्ठा कर दिया, और यहीं पर मैं इसको कंक्लूड करूँगी log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस 1/2 log m प्लस n हो जाता है log m इंटू n। तो ये हो जाएगा x माइनस 1³ इंटू x प्लस 1 प्लस में c। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो बेटा जी ये आपके सैम्पल पेपर का कंप्लीट सेक्शन नंबर C था। D एंड E को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।